मुल्की सियासत का पारा कभी हाई तो कभी लो, मगर मुल्की मईशत मुसलसल बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास से खिताब में कहा है कि मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। तरसीलात ज़र में 35% इजाफा, बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफे की वजह से मुल्क का करंट अकाउंट लगातार चौथे महीने सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह पर है। स्टेट बैंक के आदादो शुमार के मुताबिक नवंबर 2024 के दौरान करंट अकाउंट में 72 करोड़ 90 लाख डॉलर का सरप्लस रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत में ये 14 करोड़ 80 लाख डॉलर खसारा था। नवंबर का करंट अकाउंट सरप्लस फरवरी 2015 के बाद बुलंद तरीन है। रवा माली साल जुलाई से नवंबर के दौरान मुल्की बरामदात 12 अरब जबकि दरामदात 21 अरब डॉलर रहीं। सियासत नहीं रियासत बचाओ का नारा लेकर वजारत उज़्मा की गद्दी संभालने वाले शहबाज शरीफ भी मुल्की मईशत के टेक ऑफ पर इंतहाई खुश हैं। वज़ीर आज़म के मुताबिक 10 साल में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस 729 मिलियन डॉलर पर पहुंच जाना मुल्की मईशत के लिए इंतहाई मुस्बत है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के मुताबिक शरह सूद 2% कमी के बाद 13% हो गई। जून 2024 के बाद मुसलसल 5 इजलासों में शरह सूद में मजमूई तौर पर 9% कमी आई। माशी माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में मुसलसल 5वीं बार कमी माशी इस्तेहकाम का इशारा है। अफराते ज़र की शरह 4.9% पर आ गई, जो 78 माह की कम तरीन सतह है। मईशत के ये मैक्रो इंडिकेटर्स सब अच्छा की नवीद सुना रहे हैं। माशी अफरा तफरी और गैर यकीनी का माहौल खत्म हो रहा है। डिफॉल्ट के बादल छट चुके। शेड्यूल के मुताबिक IMF से किस्त मौसूल हो चुकी। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट जबकि फॉरेन रिजर्व भी बढ़ रहे हैं। एक अहम माशी इंडिकेटर स्टॉक एक्सचेंज मुल्क की तारीख में पहली बार 1,16,000 की हद उबूर कर चुकी है। ऐसे में न सिर्फ माशी माहिरीन बल्कि आम आदमी के लिए भी मिलियन डॉलर सवाल यही है कि माशी बेहतरी के समरात मैक्रो के बाद अब माइक्रो लेवल पर कब तक और कैसे पहुंचेंगे। अवाम के लिए रोजमर्रा की अशिया कब तक सस्ती होंगी। वजीर खजाना के मुताबिक अगर ग़ज़ाई अशिया महंगी होने का सबब मिडिल मैन है तो फिर इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान को अगले चंद साल में 25 अरब डॉलर की बड़ी रकम कर्ज की सूरत में वापस करनी है। सवाल तो यह भी है कि क्या माहाना और सहमाही बुनियादों पर आने वाले आदादो शुमार को बुनियाद बनाकर यह कहा जा सकता है कि मुल्क की मईशत वेंटिलेटर से उतरकर जनरल वार्ड में आ चुकी है। इसी पर पैनल से गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ है हमाद गजनवी, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहिब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, मैक्रो इंडिकेटर्स में बेहतरी, महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह पर, आम आदमी के माशी मसाइल का हल अब भी कितना दूर। ज़ैगम साहब, फील गुड फैक्टर की बात होती है, असरात पहुंचे या नहीं, मगर कितना दूर हैं? क्या कुछ आम आदमी भी महसूस कर रहा है कि उसकी जानिब ये बेहतरी का सफर शुरू हो रहा है, हो गया है? देखिए आयशा, वो गालिब ने कहा है ना कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तो IMF के देखे से जो पाकिस्तान के मुंह पे रौनक आ जाती है तो हम जश्न मनाने लग जाते हैं कि बीमार जो है ये झारा पहलवान बन चुका है। सबसे पहले तो मैं वज़ीर ख़जाना जनाब औरंगज़ेब साहब को मुबारक दूंगा इस रौनक के लिए ही, और उनके लाने वालों को भी मुबारक दूंगा कि बहरहाल मईशत में इस्तेहकाम आया है, जिसको इस्तेहकाम कहते हैं, माशी तरक्की नहीं, इस्तेहकाम। और इस इस्तेहकाम की वजह यह है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में आ गया है और IMF के प्रोग्राम पे अमल कर रहा है। इसहाक डार साहब की तरह औरंगज़ेब साहब सींग नहीं अड़ा रहे IMF के साथ और रुपए की असल कीमत ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे। वो चुपचाप इस पर अमल दरामद कर रहे हैं, जिस तरह उन तमाम मुल्कों ने किया जो इन बहरानों से निकले। सही। अब जहाँ तक जश्न की बात है, कितनी बार हम जश्न मना चुके हैं, एक दफ़ा और मना लेते हैं। 2007 से पहले भी हम यही जश्न मना रहे थे, ज़रा याद करके देखिए। 2018 से पहले भी हम यही जश्न मना रहे थे और 2022 से पहले भी हम यही जश्न मना रहे थे कि मुल्क बस दौड़े लगा रहा है, रॉकेट पर सवार हो गए और सीधा मरीख की तरफ जा। 22 से पहले हम कब मना रहे थे? मुझे जहां तक कतई कलामी की माजरत याद पड़ता है, खुद उस वक्त के वजीर आजम ने खुद बता दिया था कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं।
जी 6% ग्रोथ का जश्न पीटीआई अभी तक मना रही है। ओके। वो जब एकदम से आपको कोरोना में आपको कर्जों में रियायत मिल गई थी और बहुत सा उधार मिलने लगा था, तो उसको ग्रोथ के लिए जब खर्च किया गया था, आपको याद होगा एक बैंकर को वो भी लेकर आ गए थे, जी, शौकत तरीन साहब को, और शौकत तरीन साहब ने कहा था कि अब बस हम दौड़े लगा के जाएंगे, अब हमें ना IMF की जरूरत है न किसी की है। 6% ग्रोथ जो है वो अभी तक आपको पीटीआई बताती है। तो उसका जश्न वो जश्न मना ही रही थी, तो 2022 में $18 बिलियन का करंट डेफिसिट आया था। और उससे पीछे जिस अजीम तरीन तरक्की का जश्न मुस्लिम लीग नवाज अभी तक मना रही है, जो नवाज शरीफ साहब मुझे क्यों निकाला से पहले के कारनामे बताते हैं, वो भी $18 बिलियन के डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट में मुमतज हुए थे। और उसकी सीधी सीधी वजह ये है कि पाकिस्तान की तरक्की की जो बुनियादें हैं वो अभी तक कोई मजबूत नहीं है, उसका कोई पिलर नहीं है, उसके कोई पाँव नहीं है। पाकिस्तान जो भी तरक्की करता है थोड़े वक्फे के लिए, वो उधार के पैसों से करता है, वो इमदाद पर करता है, या वो इस तरह का बेरहम खर्च करके करता है जिससे बहुत बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट आता है, जो पाकिस्तान को IMF पे लेकर जाता है। सही। खुद ADB की ये स्टडी कहती है कि पाकिस्तान को 4% से ज़्यादा ग्रो करने के लिए बहुत बुनियादी तब्दीलियाँ करनी होंगी। और बुनियादी तब्दीली बहुत सादा है। औरंगज़ेब साहब भी हमें बताते हैं कि अगर हमने ग्रो करना है, इस तरह से तरक्की करनी है कि हम फिर धड़ाम से नीचे ना आके गिरें, तो हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करनी होगी। अब एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का मामला यह है कि पाकिस्तान अपनी मईशत का 11% एक्सपोर्ट करता है। भारत पाकिस्तान से दुगना करता है माशी टर्म्स में, इसकी मईशत भी बड़ी है, अपनी मईशत का 22% वो एक्सपोर्ट करता है। और पता है दुनिया की एवरेज कितनी है? जो वर्ल्ड एवरेज है वो 45% है, कि दुनिया के मुल्क 45% अपनी मईशत का एक्सपोर्ट करते हैं। और वियतनाम जैसे ऐसे मुल्क भी हैं जो 90% अपनी मईशत का एक्सपोर्ट करते हैं। तो चैलेंज ये है कि आप किस तरह से मईशत को बेहतर करें कि पाकिस्तान में ऐसी प्रोडक्टिविटी हो। अब एक्सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप उठा के बाहर बेचना शुरू कर दें, दुनिया खरीदने लग जाएगी। इसके पीछे बहुत कुछ है। इसके पीछे तालीम चाहिए, सेहत चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, इसके पीछे आपको गवर्नेंस चाहिए, इसके पीछे आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए। पूरी मईशत की बुनियादें तब्दील करनी है। ये चीनी वाली इकानमी जो है वो एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकती, ये प्लाटों वाली इकानमी एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, साइंसी तरक्की वाली इकानमी जो है वो एक्सपोर्ट कर सकती है। तो क्या पाकिस्तान उस तरफ जाएगा कि अपनी बुनियादें मजबूत करे? जो लंबा सफर है, और हम एक दिन असली जश्न भी मना रहे हैं। कलामी की माजरत, ये जो आपने बुनियादी तब्दीली तालीम से टेक्नोलॉजी की ये तो फिलहाल नहीं नजर आती कि हम ये एक लंबा सफर है उस तरफ हम रुख करेंगे और एक सस्टेनेबिलिटी के साथ चलेंगे। तो वो अब सवाल आपसे ये है कि आप जो बार बार जिस जश्न को मेंशन कर रहे हैं या हमें भी बता रहे हैं कि इट्स टू अर्ली टू से दिस, ये जश्न अवाम तक ट्रेवल होने में भी उतना ही टाइम है जिस आप बुनियादी तब्दीली की बात कर रहे हैं। जिस तरह की खुशियां वजीर आजम और वजीर खजाना मना रहे हैं, कुछ चंद महीनों चंद सालों में कुछ दिनों में वो अवाम तक जाएगी, अवाम बस फिर बंद करके रख दे इनके इन बयानात को? जरूरत नहीं है। देखें अभी तो ये जो मुंह की लाली है ना, ये भी आपको मुझे नजर आ रही है, ये भी मैक्रो इकानमी की मुंह की लाली है। जो लोग मईशत को एक्सपीरियंस करते हैं, लोगों ने अभी मईशत के मुंह की लाली नहीं देखी। उसकी वजह यह है कि जो रियल इनकम है, जो असल आमदनी है, असल आमदनी होती है महंगाई के साथ वाबस्ता। कि अगर आप 50,000 कमाते थे तो चीज़ें आपको कितने में मिलती थी। लोगों की जो असल आमदनी है पिछले 3-4 साल में वो आधी हो चुकी है, आधी से कम हो चुकी है, जबकि रोजगार भी मुयस्सर नहीं है 2-2, 3-3% और 0% पे ग्रो करने की वजह से। तो अभी तो लोग उस तकलीफ में हैं कि उनकी आमदनी आधी है, आमदनी बढ़ भी नहीं रही, असल आमदनी आधी हो चुकी है। सिर्फ ये महसूस करने में कि उनकी आमदनी वापस चली जाए जहां पर थी इस बहरान से पहले, उस पर भी कई साल लगेंगे। लेकिन लोगों के ज़िंदगी के हालात बदलने में, उनको उम्मीद दिलाने में, ज़िंदगी की बेहतरी में, तो आपको फिर असल ग्रोथ चाहिए। 6-7% ग्रोथ चाहिए, साल हर साल के लिए चाहिए, असल वाली सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए। हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो दिन आएगा जिस दिन असल जश्न हम मनाएंगे, जिसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत
صورت ہے جس پر ہم بات کرنے چاہتے ہیں، لیکن جب وہ ریفارم نظر آئیں گے تو پھر یقیناً ہم اصلی جشن بھی منائیں گے. اصلی جشن جب ہم ایک طریقے سے چلیں گے اور کچھ عرصہ تک چلیں گے. لیکن ہمارا صاحب یہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ جیسے حکومت جشن منا رہی ہے کہ ہم 6 سال پہلے والے اس نمبر پر آ گئے یا 5 سال پہلے والے اس نمبر پر آ گئے، مگر میرے آپ کے جیسے عام عوام 5-6 سال پہلے جو کماتے تھے، جو خرچ کرتے تھے اور اشیاء جیسے ملتی تھی، وہاں جانے میں 6-7 سال درکار ہو گئے. مگر ایک اہم بات انہوں نے آج کہی کہ عالمی منڈی میں دال چنا دال ماش سستی ہے، ہمارے یہاں مہنگی ہے. اسی طریقے سے انہوں نے چکن کی بھی بات کی. یہ جو وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ مہنگائی کا نہیں، مہنگائی کنٹرول کرنے کا ہے، وہ مڈل مین پہ فکس کر رہے ہیں. تو پھر یہ بھی تو درست کرنا حکومت یا گورننس کا کام ہے. اگر مڈل مین منافع کما رہا ہے اور عام آدمی نقصان اٹھا رہا ہے، کیا اس وجہ سے عام آدمی کی مہنگائی ہے؟ 100% درست آپ نے جو بات کہی، اور جو وزیر خزانہ صاحب نے بھی کہی کہ اگر ان کا یہ تجزیہ درست ہے، ان کا ڈائگنوسس درست ہے کہ یہ مڈل مین جو ہے اس کی وجہ سے یہ اشیاء خور و نوش جو ہیں وہ ہماری مہنگی ہو رہی ہیں، جیسے کہ انہوں نے دالوں کا اور مرغیوں کا حوالہ دیا، تو یہ تو پھر نسبتاً آسان کام لگ رہا ہے. یعنی سب سے جو اہم ترین کام ہے وہ کام آسان لگ رہا ہے کیونکہ حکومت کر سکتی ہے. مگر سر آپ تو پنجاب میں قطع کلامی کی معذرت، یہاں تو پرائس کنٹرول کچھ چیکنگ کمیٹیاں بھی شروع ہوئیں، کوئی اثرات نظر آئے آپ کو؟ اچھا، اثرات تو نظر آ رہے ہیں جیسے کہ یہ بتا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم حکومت کو رگیدنے کے تو ماہر ہیں، صبح شام یہ کام کرتے ہیں، لیکن جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں وہ بنیادی طور پر درست تو ہیں، یعنی فجر نہیں ہے. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اگر اسٹاک ایکسچینج کی کوئی بات کرتا ہے یا فارن ریزروز کی کرتا ہے یا انٹرسٹ ریٹ نیچے آنے کی کرتا ہے یا آپ کی انٹرنیشنل ریٹنگز بہتر ہونے کی کرتا ہے یا انفلیشن یا ریمیٹنسز بڑھنے کی، تو باتیں تو درست ہیں ساری، اور ایک ساتھ اچھے اشارے ہیں، اچھے اشاریے ہیں، اچھے اظہاریے ہیں، یہ تو باتیں درست ہیں. اب یہ جو اگلی بات ہے نا کہ اس کے اثرات عام آدمی تک کب پہنچیں گے، یہ 9 نمبر کی بس جانے کب آئے گی جیسے مجید امجد نے کہا تھا، تو ہم اس رت کے انتظار میں ہیں. اور دنیا کے بہت سے ممالک ہیں، یعنی جب یہ ماڈل جو ہے نا، آپ مثلا دیکھیے کہ 60s میں آپ نے ڈاکٹر محبوب الحق صاحب کی تقریریں سنی ہوں گی، وہ شائع بھی ہوئی ہیں اور ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت مسلسل ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کوئی چیز ہوتی ہے. جب میکرو کے اشاریے درست ہو جاتے ہیں، جب پیسہ ذرا اکٹھا ہوتا ہے اوپر انڈسٹریلسٹ کے پاس، تو آہستہ آہستہ اس کے اثرات آتے ہیں، نوکریاں بنتی ہیں کیونکہ انڈسٹری لگ رہی ہوتی ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ. بڑی اچھی وہ خوشنما تصویر جسے ہم کہتے ہیں فیل گڈ پیدا کرنے کے لیے اور ایک توقع باندھنے کے لیے وہ ہم سے گفتگو کی جاتی تھی، بلکہ دنیا بھر میں ہی کی جا رہی تھی، وہ بالخصوص تیسری دنیا میں. لیکن اس کے اثرات ہم نے یہاں تو چلیں دیکھے، یہاں پر رکاوٹیں بھی آ جاتی ہیں اس معاملے میں، کچھ بہانے بھی بن جاتے ہیں حکومتوں کے پاس. لیکن آپ دوسری دنیا میں دیکھیے جہاں پر یہ تجربے کیے گئے اور وہاں بھی انہیں یہ دلاسا دیا گیا. حتیٰ کہ آپ امریکہ وغیرہ دیکھیے کہ ویلتھ تو اکٹھی ہوتی ہے، یہ نظام ایسا ہے کہ ویلتھ اکٹھی ہوتی ہے. 1% وہاں کے جو ٹاپ کے لوگ ہیں ان کے پاس لگ بھگ 30% امریکہ کی سر وہ اپنے لوگوں کو کوئی سسٹم تو دیتے ہیں، صحت، تعلیم، کوئی بے روزگاری الاؤنس، کچھ اور کوئی مہنگائی کنٹرول، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے نا. اچھا، میں بتانے آپ کو یہ لگا تھا کہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ جب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب یہ بہترین نظام سمجھتے ہیں نا، یہ کام کر رہے ہیں اور حکومتیں جس طرح آپ بتا رہی ہیں بڑی ذمہ داری سے حکومتیں ہو رہی ہیں، وہاں پر معاملہ یہ ہے کہ وہاں کے جو 50% نیچے سے عوام ہے نا، 50%، ان کے پاس 2.6% ویلتھ ہے امریکہ کی. میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ وہاں بھی بے شمار انفلیشن ہوئی ہے. مثلا میں امریکہ کی کیونکہ اب بات ہو رہی ہے، تو امریکن انفلیشن جو ہے وہ تاریخ کی سب سے بڑی انفلیشن ہوئی ہے پچھلے 2-3 سال میں، اور وہاں لوگ بلبلا اٹھے ہیں اور اس کا بدلہ بھی انہوں نے جو بائیڈن صاحب کو دے دیا. اچھا، بات یہ کر رہے ہیں کہ اس کو ہمارے خیال میں یہ عوام تک اثرات پہنچانے کا، ہم ماہر نہیں ہیں کوئی اس کام کے، بائی دا وے ہم کوئی اکانومسٹ نہیں ہیں اس طرح، لیکن ہم نے جو دیکھا ہے تھوڑا بہت نظاموں کو دنیا میں بھی اور ہمارے یہاں پر بھی جو ہم نے دیکھا، جب تک سرکار یعنی ریاست یعنی حکومت کردار ادا نہیں کرتی، دنیا میں کہیں آپ نہیں دیکھ سکتے کہ آپ نے پاورٹی سے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو باہر نکال لیا ہو. اب آپ جتنی مثالیں نظر ڈالیں گے آپ کو یہی نظر آئے گا کہ وہ ریاستیں، وہ حکومتیں یا وہ نظام، وہ اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنے میں کامیاب ہوئے جہاں پر ریاست نے، حکومت نے خود کردار ادا کیے ہیں. اور یہ جو اکانومی ہم کہتے ہیں لبرل اکانومی ہوتی ہے اور کارپوریشنز کے حوالے کر دیتے ہیں آپ پورا ملک، وہاں پر یہ نہیں ہو پاتا. جو نظام پولیٹیکلی اسٹیبل بھی ہیں وہ بھی نہیں کر پائے یہ.
تو لہٰذا ہمیں بھی اس سے سبق سیکھنا ہوگا. یہ میکرو کے اکنامک کے اشاریے بہت اچھے ہیں, ہم بڑے پر امید ہیں, لیکن اس سے آگے جو رستہ ہے وہ کٹھن ہے. اور جب بنیادی جب تک ہم فیصلے نہیں کریں گے اس ریاست کے, اس ریاست کا جو عام آدمی ہے وہ جب مرکز نگاہ نہیں جب تک ہمارا بن جائے گا, یہ ساری ریاست جب تک ایک عام آدمی کے گرد گھومنا نہیں شروع کرتی, تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. مطلب کافی آئیڈیلسٹک صورتحال ہے ہمارے لیے, ہم بس پھر خواب دیکھیں.